अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास 10वीं का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 की मश्क में से सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। आइए चलते हैं, अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम IDE जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक, उसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाकर फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर आप जानते हैं कि हम किस तरीके से एक फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज की क्लास में बाब नंबर 3 जिसका नाम है मशरूत मंतक, उसकी मश्क में से सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 करने के लिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 में हम कोड के हिस्सों में से एरर्स को तलाश करेंगे और फिर सवाल नंबर 5 में हम दिए गए कोड की आउटपुट को देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का ये प्रोग्रामिंग एरर का सवाल है। यहाँ पे हमने ये बताना है कि इसको हमने महफूज कहाँ पे करना है, तो हम इसको यहाँ पर महफूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेके आते हैं, ये हमारा सवाल नंबर 4 है। ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनमें एरर्स हैं और हमने ये फर्ज कर लेना है कि तमाम वेरिएबल पहले से डिक्लेयर किए हुए हैं। हमारे सवाल में जो सवाल नंबर 4 है वो ये है कि कोड के इन हिस्सों में एरर्स तलाश करें। फर्ज करें कि तमाम वेरिएबल्स पहले से डिक्लेयर किए हुए हैं, कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमने क्या करना है कि हमने इनमें से एरर तलाश करने हैं। जो पहला हिस्सा है हमारे पास ए, वो ये है। अब ये देख लेते हैं कि ये कोड क्या है और इस कोड में किस किस्म का एरर है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ का इस्तेमाल हुआ है और फिर यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स है और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10। बज़ाहिरन तो देखने से ये लगता है कि ये ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो बड़ा है 10 से, लेकिन ये जो जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, ये ऑपरेटर का इस्तेमाल हम इस तरह से नहीं करते, बल्कि ऑपरेटर का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं वो हमने देखना है। ऑपरेटर का इस्तेमाल हम जब करते हैं तो इस तरह से करते हैं, यानी कि लिखते हैं x बड़ा है 10 से, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इसकी जगह पे यहां से लेके इसकी जगह पे ये सारा आएगा, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं x जो है वो छोटा है 10 से। लेकिन ये यहाँ पर जो इस तरीके से लिखा हुआ है ये हमारे पास ठीक नहीं है। तो जो पहला हिस्सा है ए, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर गलती है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ। अब आ जाते हैं बी की तरफ। जो बी हिस्सा है उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है इफ ए छोटा है बी से, फिर एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, एंड बी छोटा है सी से। अब इसमें तो किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में यहाँ पर देखी थी कि यहाँ पे इधर गलती थी, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सम जो है इसको बराबर कर दिया ए प्लस बी प्लस सी के, और एल्स फिर मल्टीप्लाई, फिर उसको कर दिया ए ज़रब बी ज़रब सी, यानी कि मल्टीप्लाई का हमने क्या बनाया हुआ, वेरिएबल बनाया हुआ है और उसमें हमने महफूज कर दिया ए ज़रब बी ज़रब सी का जो नतीजा है उसमें महफूज हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हमारे इस सवाल के अंदर कौन सी गलती है। तो वो गलती ये है अजीज तलबा, हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपको याद होगा जब हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था तो उसका ढांचा कुछ इस तरह से था कि यहाँ पे हम लिखते हैं शर्त और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे कॉसेन होती हैं, जहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं कि अगर हमारी जो इफ की शर्त है, जो इफ की कंडीशन है, अगर वो ठीक हो जाए तो फिर हम यहाँ पे उसको लिखते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगता। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पे उस वक्त लगता है जब आपकी कोई एक स्टेटमेंट हो और वो खत्म हो रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखें प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, तो यहाँ पे बाहर जो है ना, यहाँ पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर बी हिस्से के अंदर ये गलती है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारे पास नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं आगे सी की तरफ। तो जो सी हिस्सा है हमारा वो क्या है, वो ये है कि इफ ए बड़ा है 7 से और 7 छोटा है बी से,
तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर दो ये, यानी कि ये 7 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अजीज तलबा, आपने एक बात सीखी थी कि अगर तो हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर 7 दिखाना है या 8 दिखाना है या 9 दिखाना है तो वो तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो कोड है ये मंसूब है इस इफ के साथ। तो इस इफ के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक ए है और एक बी है, और हम रिलेशनल ऑपरेटर के साथ देख रहे हैं कि अगर ए बड़ा है 7 से और छोटा है बी से, यानी कि ए बड़ा है 7 से और 7 छोटा है बी से, तो क्या हमारे पास आ जाना चाहिए, हमारे पास ये आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रिंग के तौर पर काम करेगा, यहाँ पे ये किसी वेरिएबल की कीमत नहीं होगी, तो इसमें ये गलती है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो डी हिस्सा हमारा, उसमें लिखा हुआ है हमारे पास इफ ए बराबर है बी के, और फिर यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और फिर लिखा है x बराबर है y के। यहाँ पे एक बात दोबारा हम समझ लें, आपको याद है कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर के बारे में एक क्लास में तफसील के साथ पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और इक्वल का ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल यानी बराबर का ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता था कि हम एक बराबर का ये जो अलामत है इस्तेमाल करते थे, लेकिन इक्वल के ऑपरेटर में हम यहाँ पे यानी कि दो अलामतें जो है वो इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं ए जो है वो ऐसे 10, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है कीमत ये महफूज हो जाएगी, असाइन हो जाएगी किसको, ए को। और इसका मतलब है अगर हम लिख देंगे ए 10 लिख दें, यहाँ 20 लिख दें, या यहाँ ए की जगह बी लिख दें, इसका मतलब है कि ए बराबर है बी के। इसका मतलब है कि जो कीमत ए की है वही कीमत बी की है, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर है बी के, तो बराबर वाला ये हमारा ठीक हो गया, हमने समझ लिया। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे x बराबर है y के, और यहाँ पे ये ऑपरेटर है। अब ये जो ऑपरेटर है ना, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है, तो ये लग तो रहा है ये और का हिस्सा है और ये एंड का हिस्सा है। आप जानते हैं कि हमने एंड ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ा था और हमने और ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ा था कि और ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ना हमारा, ये गलत है, क्योंकि ये या तो इस तरीके से होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए, या ये ऑपरेटर एंड होगा या फिर ये ऑपरेटर और होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक हिस्सा इसका ले लें और एक हिस्सा इसका ले लें और हम इसको ऑपरेटर बना दें, तो इसमें ये गलती है हमारे पास। उसके बाद आगे आ जाते हैं, जो हमारे पास ई का हिस्सा है वो क्या है, वो हमारे पास ये है इफ सम बराबर है 60 के, और फिर यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। ये देखें ना, यहाँ पे अब ऑपरेटर का इस्तेमाल सही हुआ, यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल हमसे गलत हो गया था, यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल हमने ठीक नहीं किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर देखिएगा कि सम जो है बराबर है 60 के और जो प्रोडक्ट है वो बराबर है 175 के। अगर ये वाली शर्त ठीक है तो फिर प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट एफ एक्सेप्ट, ये वाला ये लिख के और आगे ये आ जाए, और उसके बाद फिर ये सम कर दिया। अब यहाँ पे अजीज तलबा एक बहुत ही अहम बात है, वो बात ये है कि ये जो सम है इसके अंदर जो हमारी कीमत महफूज हो रही है, ये कीमत तो हमारे पास एक इंटीजर कीमत है, लेकिन यहाँ पे हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफायर तो हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप का है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, ये सम का मतलब ये है कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से ये सम की जो कीमत है वो हमें नजर आएगी प्रिंट एफ में। तो अब सम के अंदर देखें क्या है, 60 है, सम के अंदर कोई कैरेक्टर डाटा टाइप की कीमत तो महफूज नहीं है, ना ही इसमें फ्लोट डाटा टाइप की है। अगर फ्लोट की होती तो फिर यहाँ पे सी की जगह पे एफ होता, लेकिन अभी यहाँ पे सी है, और यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास डी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो इंटीजर डाटा टाइप है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये गलती है। उसके बाद फिर हम ये देख लेते हैं, जो हमने ये लिखा हुआ है सम जो है अगर बड़ा और बराबर है 45 के, और ऑपरेटर का इस्तेमाल प्रोडक्ट जो है बड़ा है किससे, 1 माइनस माइनस से, यानी कि 1 तफरीक तफरीक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो हमारी किताब के अंदर कीमत है वो तफरीक तफरीक नहीं, वो इस तरीके से 00 है, यानी कि ये 100 लिखा हुआ है, ये लिखते हुए गलती हुई है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 लिखा है, इधर 45 है और इधर क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर ये वाली शर्त ठीक है तो फिर क्या करें, प्रिंट एफ इस तरीके से यहाँ पे, और ये इस तरीके से सम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे
किसी किस्म की कोई गलती जो है वो नहीं है। और उसके बाद हमारी किताब के अंदर जो एक और गलती है वो ये भी है कि ये जो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये यहाँ पर नहीं लगा हुआ, यानी कि जो ये जो हम वावैन का इस्तेमाल करते हैं ये किताब के अंदर नहीं है, तो ये भी हमने यहाँ पे लगानी है। और ये अगर शर्त ठीक होगी तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बिल्कुल ठीक है। और एल्स फिर प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रिजेक्टेड, और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अजीज तलबा ये तो हमने देख लिया सवाल नंबर 4, जिसमें ये बताया गया था कि कोड के इन हिस्सों में एरर तलाश करें, फर्ज करें तमाम वेरिएबल्स पहले से डिक्लेयर किए हुए हैं। तो ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सारे को क्या कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और कमेंट करने के बाद हम अपने अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। ये अगला सवाल हमारा ये है जो कि सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 हमारा क्या है, दर्ज झैल कोड के हिस्सों की आउटपुट लिखे। हमारे पास कुछ कोड है और हमने उनके हिस्सों की आउटपुट को देखना है। पहले तो हम समझेंगे इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी, और फिर हम देखेंगे कि आउटपुट आती क्या है। ए है, कोड ए है हमारे पास, फिर बी है, फिर सी है, फिर हमारे पास डी है, फिर हमारे पास ई है, और फिर यहाँ पे हमारे पास ई पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ए की तरफ। हमने यहाँ पे इसको कमेंट किया हुआ है, तो ये कमेंट इसका हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और अब पहले हम इसको बिल्ड करके देखते हैं कि हमारे पास कोई इसकी गलती या कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर हमारे पास यहाँ पर नहीं आया। अब हम इसको चला कर देखते हैं। जैसे हम इसको चलाएंगे तो ये देखिएगा हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है ए बराबर है 17 के और बी बराबर है 10 के। अब यहां से समझिए कि ए जो है वो 7 के, यहाँ जो कोड है हमारा ए बराबर है 7 के, यानी कि ए में जो 7 कीमत महफूज है और बी में जो है वो 10 कीमत महफूज है। तो यहाँ पे हमने ए के अंदर ए जमा बी जो है उसको महफूज करवा दिया, और फिर हमने एक यहाँ पे कंडीशन, एक शर्त लिखी, इफ ए बड़ा है 20 से एंड बी छोटा है 20 से। अब ए जो है वो बड़ा है 20 से, ये तो यहाँ पे हमारी शर्त जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज लाजमी देखिएगा कि यहाँ पे जो ए की कीमत है वो 7 नहीं है, बल्कि यहाँ पे ए की कीमत ए जमा बी है, क्योंकि यहाँ पे आके ए की कीमत चेंज हो गई है। तो ए हो गया हमारे पास यहाँ पे 17, लेकिन फिर भी वो ए जो है वो 17 20 से बड़ा नहीं है, यानी कि ए बड़ा है 20 से, वो 20 से बड़ा नहीं है, एंड बी छोटा है 20 से। बी तो छोटा है 20 से, लेकिन ए जो है 20 से बड़ा नहीं है। तो ये शर्त हमारी हो जाएगी गलत, और इस शर्त की बिना पर हमारे पास ये कोड चलना था जो कि नहीं चलेगा, लेकिन ये वाला कोड चलेगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये वाला कोड इस इफ का हिस्सा है, लेकिन ये वाला कोड इस इफ का हिस्सा नहीं है। तो प्रिंट एफ आ जाएगा हमारे पास क्या, ए बराबर है ए की कीमत और बी बराबर है बी की कीमत। अब ए की कीमत क्या आएगी, ए की कीमत आएगी ये वाली, और बी की कीमत क्या आएगी, बी की कीमत आएगी ये वाली। ए की कीमत आ जाएगी हमारे पास 17, यहाँ पे इफ से पहले पहले यहाँ तक कोड चलेगा, और बी की कीमत आ जाएगी हमारे पास 10। तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब हम अगली आउटपुट को देखते हैं, उससे पहले इसको कर लेते हैं कमेंट। बी में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही आसान है। आप इनको जब खुद करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आउटपुट आई है। हमारे पास आउटपुट है होप फॉर द बेस्ट। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, उसमें कीमत महफूज करवाई 45, और फिर हमने कहा कि इफ x जमा 20 ज़रब 7 बराबर बराबर है 455 के, तो लिख दो लुक्स गुड, एल्स होप फॉर द बेस्ट, कि अगर ये नहीं आती कीमत बराबर तो लिख दो होप फॉर द बेस्ट। इसको जब हम ये वाला ऑपरेशन जब हम करें, जब इस एक्सप्रेशन को हम हल करें, तो ये कीमत हमारे पास नहीं आती, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास लिखा आ जाएगा होप फॉर द बेस्ट। तो ये बहुत आसान है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कमेंट कर देते हैं, और आते हैं हम सी की तरफ। सी क्या है इसको भी हम समझते हैं, देखते हैं। इसको जब हम चलाएंगे तो हमारे पास ये देखिएगा क्या आएगा कि 6 छोटा है 9 से एंड n बराबर है n के, यानी कि n इक्वल का साइन n। अब ये कोड है, बहुत आसान है, आप इस कोड को समझ सकते हैं कि हमने करेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया C1, उसमें कीमत महफूज करवाई y, फिर C2 उसमें n महफूज करवाया।
फिर इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, n1 उसमें 5 महफूज करवाया, फिर n2 उसमें 9 महफूज करवाया, और यहाँ पे हमने बताया n1 जो है वो बराबर है n1 प्लस 1 के। तो अब यहाँ पे जो n1 की कीमत हो जाएगी वो 5 जमा 1 यानी कि ये 6 हो जाएगी, n जमा 1 मतलब ये 6 हो जाएगी। और C1 को हमने बराबर रख दिया C2 के, यानी कि C1 के अंदर अब कीमत जो महफूज है वो क्या है, C2 वाली, यानी कि n महफूज है यहाँ पे इस जगह पे। उसके बाद हमने कहा इफ n1 बराबर बराबर n2 के एंड C1 बराबर बराबर C2 के, तो प्रिंट कर दें ये वाला, अगर नहीं तो प्रिंट कर दें ये वाला। इनके हमने यहाँ पे कंडीशन भी दो गई, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, और तीसरी कंडीशन एल्स में आ गया है। तो इनमें से जो भी कंडीशन ठीक होगी, या अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी, तो उस तरीके से यहाँ पे हमारे पास कीमतें आ जाएंगी। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो कंडीशन ठीक हुई है, वो कौन सी कंडीशन ठीक हुई है हमारे पास, वो कंडीशन हमारे पास ठीक हो रही है। इसको हम देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन ठीक हुई है। अब एक कंडीशन हमारे पास ये है और एक कंडीशन हमारे पास ये है। तो अब देखना यह है कि कंडीशन कौन सी हमारे पास ठीक हुई है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें देखना पड़ेगा क्या n1 जो है वो छोटा है n2 से, n2 की कीमत है 9 और n1 की कीमत थी 6, तो ये बिल्कुल छोटा है। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये ठीक हो गई है, ये शर्त। तो ये हमारे पास इस तरीके से 6 छोटा है 9 से, ये यहाँ पे 6 छोटा है 9 से, और n बराबर n, ये इस तरीके से C1 और C2 की कीमत यहाँ पे हमने एक ही कर दी थी तो वो आ गई। इस तरीके से हमने इसको भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की जानिब और उसको देखते हैं कि वो क्या है। जो D है उसमें देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको जब हम चलाएंगे तो देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे पास आता है। जब इसको हमने चलाया तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया A 50,176, B आ गया 224, C आ गया 22 और D आ गया 484। तो ये आपने इसको कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास वेरिएबल्स की कीमतें हैं। ये यहाँ पे हमने A को B प्लस C प्लस D यानी कि B जमा C जमा D कर दिया। इफ हमने शर्त बताई, अगर शर्त ये ठीक हो तो ये चला दो, अगर ये शर्त ठीक हो तो ये चला दो। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने, और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने इफ जो है उसको दो दफा चलाया, एक दफा यहाँ पे चलाया है और एक दफा हमने यहाँ पे इफ एल्स में चलाया है, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा हमने इफ को, यानी कि एल्स के अंदर इफ का कोड दोबारा चलाया है। और ये क्या है, ये है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ये वो है, उस तरीके से हमने इसको चलाया है। तो ये हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरीके से आएगी। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आउटपुट किस तरह से आई है, और ये आपने जरूर देखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगला हिस्सा है कोड का हमारे पास, उसकी आउटपुट किस तरह से आती है, वो ई है। उसको भी हम देखते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे x की कीमत आ रही है 16, फिर x की कीमत 16 और y की 8 और z की 9 हमारे पास आ रही है। तो इसमें भी हमने क्या किया हुआ, इसमें हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ, वेरिएबल्स को यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन लगाई है, एल्स में हमने इसको चला दिया, फिर हमने कहा इफ अगर ये ठीक है तो ये चला दो। अब फिर हमने इफ की कंडीशन लगाई है, उस इफ की कंडीशन के अंदर फिर दोबारा यहाँ पे इफ एल्स हमने यहाँ पे चलाया है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कीमतें जो हमारे पास आ गई हैं। ये बहुत ही आसान है, जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अजीज तलबा कि आपको आज की ये क्लास सही से समझ आई होगी। जो हमारा आखिरी पार्ट है यहाँ पे, ये ई और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे था डी, इसको आपने जरूर अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे जरूर करना है। जो आपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया, इसको आपने ओपन करना, फाइल बनानी, और आपने इनको जरूर करना है कि किस तरीके से इसकी आउटपुट आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तुलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।